नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बागेश्वर का रण पूरा हुआ जीत प्राण। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की धमक कायम रही। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत हासिल की। हालांकि शुरुआती रुझान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कड़ा मुकाबला चल रहा था, लेकिन दिन ढलते ढलते भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2810 मतों के अंतर से हरा दिया। तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को रखा, जबकि समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और पीएम मोदी के विजन पर मुहर लगाने के लिए मैं बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत चंदन राम दास को श्रद्धांजलि है। हम उनके रुके हुए कार्यों, उनके द्वारा लाए हुए प्रस्तावों और सपनों को पूरा करेंगे। हे बागेश्वर के नतीजे आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके जीत का जश्न मनाया, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की ये जीत धन बल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का नतीजा है। सवाल यह है कि क्या बागेश्वर उपचुनाव का नतीजा धामी सरकार की नीतियों और पीएम मोदी के विजन की जीत है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की धमक कायम रही। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत हासिल की। हालांकि शुरुआती रुझान में भाजपा और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला चल रहा था, लेकिन दिन ढलते ढलते भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2810 मतों के अंतर से हरा दिया। तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को रखा, जबकि समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 अंक तक भी नहीं पहुंच सके। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और पीएम मोदी के विजन पर मुहर लगाने के लिए मैं बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत चंदन राम दास को श्रद्धांजलि है। हम उनके रुके हुए कार्यों, उनके द्वारा लाए हुए प्रस्तावों और सपनों को पूरा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट इस साल अप्रैल में विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हो गई थी। चंदन राम दास वर्ष 2007 से 4 बार इस सीट से जीत चुके थे। बीजेपी ने इस सीट पर चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने बसंत कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। बसंत कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं इस बार हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को 32,192 व कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 29,382 व यूकेडी प्रत्याशी अर्जुन देव को 840, साथ ही सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद को 619, यूपीपी प्रत्याशी भागवत कोहली को 263, जबकि नोटा में 1,214 वोट पड़े हैं।
वहीं बागेश्वर के नतीजे आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा देखने को मिला। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ये जीत धन, बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का नतीजा है। देखिए, बागेश्वर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया है। चंदन राम दास जी द्वारा किए गए कार्य, माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा जो वहाँ घोषणाएं की गई, जो धरातल में जो काम किए गए, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बागेश्वर जनता का विश्वास है और मैं वहाँ की संपूर्ण जनता को बधाई देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने रात दिन मेहनत के बाद एक अच्छे मार्जिन से हमने इस सीट को जीता है। और मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने धन बल के आधार पर और इस सीट को जीतने का जो कुचेष्टा उनके द्वारा की गई थी, जनता ने उसको नकार दिया। विकास को ही बागेश्वर की जनता ने वोट किया। कुल मिलाकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर का उपचुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस को एक बार फिर से निराश किया। सवाल यह है कि बागेश्वर चुनाव का नतीजा क्या धामी सरकार की नीतियों और पीएम मोदी के विजन की जीत है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। दावे सभी राजनीतिक दलों के थे और कहीं ना कहीं चंदन राम दास की जो निधन की वजह से जो सीट खाली हुई, उसमें माना जा रहा था कि सिंपैथी वोट मिल सकता है। लेकिन 2024 के चूंकि लोकसभा चुनाव हैं, तो ये माना जा रहा था कि ये दशा दिशा भी तय कर सकता है कि आखिर जनता के मन में क्या है। सोचने वाली बात यह है कि पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर लोगों ने नोटा को चुना है। अन्य राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल जो है उनको तो जनता ने 1000 से भी कम वोट मिले हैं। तो ऐसे में ये समीकरण भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार ये बात कर रहा था, हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जनता के मन में विश्वास क्यों नहीं हो पाया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। मधु भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, राजेश मिश्र जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अनिल थपलियाल जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, और अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनिल थपलियाल जी, आज मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके लिए मधु भट्ट जी बहुत बहुत बधाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूकेडी लगातार इस बात को कह रही थी कि हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका आंकड़ा 1000 भी नहीं छू पाया है। 1000 मुझे लगता है 500 भी शायद क्रॉस नहीं हुए हैं। तो आखिर उत्तराखंड क्रांति दल खुद को कहां पर देख रही है? तो पहले तो मैं एक्चुअली इनको बधाई देना चाहूँगा। तो वर्तमान सरकार के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। ये तो एक मैदान है, और चाहे चुनाव का हो, खेल का हो, तो जीत हार तो लगा एक धंधा है। लेकिन जहाँ तक बात रही, यूकेडी जो बोल रही थी, जो कर रही थी, बिल्कुल सत्य था। वहाँ पे 3 चीज़ें हुई हैं: धन बल, बाहुबल और उसके साथ साथ सिंपैथी कार्ड। देखिए, मैं आपका सिंपैथी तो मान सकती हूँ, लेकिन धन बल कौन नहीं लगाता? मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने धन बल का इस्तेमाल नहीं किया? क्या अन्य लोगों ने नहीं किया होगा? देखिए, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जब चुनाव होते हैं तो कौन क्या करता है, बहुत अच्छे से मुझे पता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं सिंपैथी वोट जरूर मान सकती हूँ कि मिला होगा, लेकिन ये धन बल जो है ये तो गिनना ही नहीं चाहिए, इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। धन बल, अगर वो जीत गए तो धन बल से जीते, हम जीते तो जनता ने करारा जवाब दे दिया। ये कैसी बात हुई? 3 चीजें किसी भी दल को चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो यूकेडी की कमजोरियां रही हैं, वो हम मानते हैं।
दल संख्या, बल संख्या, धन संख्या, इसमें हम अभी काफी पीछे हैं। संसाधनों की भी कुछ कमियां रही हैं। इस बीच को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए जिनके पास ये सारी चीजें थी उन्होंने उसका पूरा सदुपयोग किया और पूरी तरह से जहां तक विश्वास की बात रही है, तो अगर आप कहते हैं कि वर्तमान सरकार के जो प्रत्याशी अभी जीते हैं, इस सिंपैथी कार्ड की आप जहां तक बात कर रही हैं, हम बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं या अन्य दल बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये परिवारवाद की बात बहुत ज्यादा लंबी खींचते हैं। परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो वहां पे खुद क्यों परिवारवाद शुरू हुआ है? आप परिवारवाद के हट करके किसी दूसरे को देते ना, फिर पता चलता कि कौन जीता कौन आ रहा, या किसको वोट पड़ती, या यूकेटी की पोजीशन क्या रहती। मैं यूकेटी की बात करूं, अब ये भी अनिल जी क्या अन्य राजनीतिक दल डिसाइड करेंगे कि कैंडिडेट कौन होगा? मुझे बताइए जरा। नहीं, अपनी हार पर विश्लेषण करिए, लेकिन अपनी हार का ठीकरा दूसरी पार्टी पर मत फोड़िए। देखिए, हम विश्लेषण ही कर रहे हैं। हमने बता दिया ना आपको कि हमारी कुछ कमजोरियां थी, उस कारण हमारे पास संसाधनों की भी कुछ कमियां थी। एकदम से पूर्ण रूप से हम तैयार नहीं थे कि हमें वहां पे अपना प्रत्याशी को उतारना ही उतारना है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें थी जो पार्टी की अंदरूनी भी थी, कुछ था जो पिछला रहा कार्यकाल। जहां तक हम लोग जब से हमने अपना टेक ओवर किया है, तो मैं समझता हूं कि अब आगामी जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं या 2027 के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें निश्चित तौर से यूकेटी का वर्चस्व कायम रहेगा और लहराएगा उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं। ठीक है, रुकिए अनिल जी मैं वापस आऊंगी और लोगों की प्रतिक्रिया भी जरा ले लेते, उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। मधु भट्ट जी, प्रचंड जीत हासिल कर ली है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सिंपैथी वोट था, इसके लिए बीजेपी कैसे खुश हो सकती है? धन बल का प्रयोग किया गया है, इन आरोपों से आपकी जीत अछूती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की जनता को नमन करते हुए और वहाँ की क्योंकि जो विजयश्री मिली है, निश्चित रूप से ये एक हमारे बीच में नहीं रहे बहुत ही कर्मठ, योग्य, जुझारू, जनप्रिय नेता, उनको एक श्रद्धांजलि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वहाँ की जनता ने उनको समर्पित की है। देखिए, साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए मातृशक्ति जो हमारी उनकी धर्म पत्नी हैं पार्वती जी, उन पर विश्वास व्यक्त किया है, पुनः एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है। जिस प्रकार से लगातार 4-5 बार हमारे जो माननीय जो चंदन रामदास जी हैं, उन्होंने बिल्कुल जनता के लिए बहुत ही एक सेवक के रूप में उन्होंने काम किया। अब उनकी धर्मपत्नी भी उसी रूप में वहाँ पे जनता के बीच में एक बार उनको भी मौका दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जिस प्रकार से अभी अनिल जी बोले, जैसे कांग्रेस जिस प्रकार का जो उन्होंने गेम खेलने की कोशिश की, मुझे लगता है ये बहुत ही एक निम्न स्तर की जो राजनीति का प्रयोग भी किया। किस तरीके से परिवार पर किस तरह के आरोप भी लगाए, प्रचारित प्रसारित किया। नहीं, परिवारवाद नहीं है क्या? आप इस बात से तो डिनाई कर ही नहीं सकते कि परिवारवाद नहीं है। एक परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देना, आपने तो सिंपैथी वोट खेला ही है, सिंपैथी कार्ड तो खेला ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से देखिए, जनता की जो पूरी हमारी जनता में सर्वे होता है, जनता के आधार पे जनता चाहती थी कि हम उनके परिवार में से किसी को भी टिकट दें, और ये दिया भी जाता है, ये उन्हीं के परिवार को, क्योंकि आधी उपचुनाव, इसलिए आपने जबरदस्ती पार्वती दास जी को टिकट दे दिया, क्योंकि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। वो उपचुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन आपको पता था कि बेटा उतनी सिंपैथी गेन नहीं कर पाएगा जितनी चंदन दास जी की पत्नी कर सकती थी, इसलिए आपने ये कार्ड खेला। बहुत बुद्धिमत्ता के साथ आपने ये जीत हासिल करी और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और मैं इस पर सवाल नहीं उठा रही हूं। लेकिन क्या आप इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखती हैं, और आपको लगता है कि इस कॉन्फिडेंस में बीजेपी सरकार है कि हमने ये उपचुनाव फतेह कर लिया है, तो अब तो लोकसभा हमारे हाथों में, तो वहां सिंपैथी कार्ड नहीं चलेगा। आप देखिए, ये उपचुनाव था, और निश्चित रूप से उपचुनाव में जिस प्रकार के, क्योंकि अब हमारे पास जो है पूरे जो काम छूट गए थे माननीय चंदन रामदास जी के कार्यकाल के जो काम थे, उनको भी कुछ जनता के बीच में करेंगे। और निश्चित रूप से जनता ने हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है। एक मातृशक्ति हमारे बीच में उभर कर आई है, जो कि पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, आज वो हम सबके सामने आई है। और निश्चित रूप से बागेश्वर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो किसी भी हर तरह के प्रपंच जो अन्य दलों के द्वारा किए गए, उनको सबको नकारते हुए उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी, और हम
को प्रचंड बहुमत से मैं यहाँ पे कहूंगी जिताया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैं उनको कई बार कभी किसी दल से आ जाते, कभी किसी दल से आ जाते, उन्होंने दल बदलू को भी हाँ, नकार आपकी दिया। पार्टी में तो दल बदल का खेल चलता ही नहीं है ना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही तो दल बदल की राजनीति चल रही है। आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को ले लिया, उसके बाद आप दल बदल की राजनीति की बात कर रही हैं मधु भट्ट जी। उन्होंने बिल्कुल स्वतः स्वेच्छा से उस दल का त्याग किया। जबरदस्ती खींच कर लाना या स्वतः आना, बात तो दल बदल की राजनीति है। हरक सिंह रावत को तो आपने निकाला था, वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से पहले वो भाजपा में आ गए थे, तो ये तो चलता रहता है। दिस इज नॉट द पॉइंट। खैर, मैं वापस आऊंगी, रुक जाइएगा मधु भट्ट जी। राजेश रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश बिष्ट जी। लेकिन आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर? सत्ता पक्ष की लगातार शिकायतें कांग्रेस पार्टी कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों को। राजेश रस्तोगी जी, मैंने यहाँ पर सवाल राजेश बिष्ट जी से पूछा है। दो राजेश है तो शायद कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं राजेश बिष्ट जी से बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैं वापस आऊंगी राजेश जी आपके पास। जी बिष्ट साहब, मैं सरनेम बुला लेती हूँ दोनों के। जैसे जी, आज बीजेपी के लिए जरूर जश्न का दिन है, और मैं अपनी ओर से बीजेपी पार्टी की यहाँ साथी प्रवक्ता बैठी हुई है बड़ी बहन मधु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उपचुनाव इन्होंने जीता है। और जहां तक इस चुनाव की बात हम करते हैं, चुनाव मैं ये समझ के चलता हूँ कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव हुआ था और जो वोटों की संख्या स्वर्गीय चंदन रामदास जी को मिली थी, अगर हम उस संख्या को आज 1 वर्ष या 1.5 वर्ष से बीजेपी के कार्यकाल के साथ अगर जोड़कर देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जीत फीकी जीत है इनकी। ये मैं इसे हार के समान समझता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति जो इन्होंने चुनाव के टाइम पे इनका प्रत्याशी रहा 2022 में, उन्होंने अभी इस बाई इलेक्शन में उनको अपनी ओर जोड़ लिया। बहुत अच्छी बात है, राजनीति है, आगे पीछे लोग आते रहते हैं, पार्टियां छोड़ते बदलते रहते हैं। उस समय जो वोट प्रतिशत कांग्रेस का था, अगर हम ये देखकर चले कि कांग्रेस को 2022 के चुनाव में 20,000 वोट मिले, और आज अगर हम उस वोट प्रतिशत को देखते हैं, लोगों का रुझान देखते हैं, लोगों का मन देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 30,842 वोट मिले। ये अपने आप में ये बताना काफी होता है कि बीजेपी ने 1.5 साल में नाकामियों के अलावा कोई अच्छा काम नहीं करा है। मैं इस पर भी आऊंगी जी, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं ऐसा समझता हूं। आम आदमी पार्टी का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी के छोड़कर चले गए। केरला में आज करीब 7 जगहों पर बाई इलेक्शन हुए। अब आप बाई इलेक्शन को देखिए, केरला में कांग्रेस जीत रही है, झारखंड में जेएमएम जीत गई, यूपी में एसपी जीत गई, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत गई। तो ये जो मोदी जी के नाम का ये बार बार एडिशन कर देते हैं, चाहे इनके प्रदेश प्रवक्ता कर रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, मैं वो वैलिड नहीं समझता। अगर मोदी मैजिक होता, जिस तरीके से इन्होंने दावे किए थे चुनाव से पहले कि पुष्कर धामी जी 92% वोट से चंपावत का बाई इलेक्शन जीता, उन्होंने बड़े बड़े दावे करे, 15,000 वोट, 20,000 वोट जीत तो हम निश्चित मान रहे हैं, लेकिन जो वोट का गैप है उससे हम समझ रहे हैं कि अंतर कितना बड़ा होने वाला है। ये 2405 वोट का अंतर अपने आप में बता रहे हैं कि बीजेपी से क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय लोग, प्रदेश के लोग आहत है, दुखी है, और लोकसभा चुनाव इनको ऐसा रिजल्ट देने वाला है कि ये अंतर ऑपोजिट इनके खिलाफ जाने वाला है। ये आप सब देखेंगे, ये बल्कि अगली डिबेट जब भी लोकसभा के बाद होगी तो आपको नजर आएगा कि ये जो प्रतिशत 5 इनकी लोकसभा सीटों उसका अंतर क्या होने वाला है, समझने वाला है अपने आप। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि इनकी जीत फीकी जीत है, और बसंत जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, 30,842 वोट लाना बहुत बड़ी बात है, वो भी बीजेपी के प्रदेश में राज्य सरकार होने के बाद, वहां पे एक कैबिनेट मिनिस्टर की अकाल मृत्यु होने के बाद, और अनडाउटेबली देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि बसंत कुमार जी ने बहुत अच्छा खेला, और जिस तरीके से यहाँ पर उनका 2800 वोटों से जीती है पार्वती दास जी, और मुझे लगता है कि बहुत कम मार्जिन था ये, और अगर ये सिंपैथी कार्ड ना होता तो शायद जीत बहुत मुश्किल होती, और मैं इसका विश्लेषण अरुण जी आगे आपसे लूंगी। रस्तोगी साहब क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने तो कह दिया धन बल का प्रयोग करके आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। धन बल का प्रयोग ही नहीं किया इन्होंने, सत्ता पक्ष ने पूरी दादागिरी और गुंडागर्दी का प्रयोग किया है इस चुनाव में।
और कितने कम मार्जिन से ये हारे। लगातार कांग्रेस पार्टी शिकायत करती आ रही थी, चुनाव आयोग को कोई सुनवाई नहीं की। हमारे लोगों को अगर पानी की बोतल भी गाड़ी में रखी है उसको चेक कर रही थी पुलिस। और इन लोगों का कितना तंत्र लगा रहा और कितना दुरुपयोग इन्होंने इस चुनाव में किया। लेकिन जैसा भी है, इनको जीत की बधाई, मुबारक इनको। लेकिन जिस तरीके का इन्होंने किया है कांग्रेस के लोगों के साथ, वो पूरे प्रदेश को पता है। आने वाले समय में इनके सामने आएगा और ये मार्जिन जो जीत का है, जो इनका पिछला चुनाव था, जो बड़ी भारी प्रचंड लहर चल रही थी मोदी जी की, उससे आधा भी मार्जिन नहीं है। ये बहुत कम मार्जिन से ये हारी है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो एकजुटता से करण मेहरा जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के साथ, यशपाल आर्य जी के साथ, प्रीतम सिंह जी के साथ जो फाइट की है, आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी सामने आएगा। और हमारे गठबंधन के सभी दलों का सहयोग इसमें रहा है, जो भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस महागठबंधन में, और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा है। पूरे उत्तराखंड राज्य ने देखा है इस चुनाव में कितनी धांधली सरकार ने की है, कितने सरकारी मंत्रियों ने वहां पड़े रहे और किस तरीके से क्या नहीं किया इन लोगों ने, सब जग जाहिर है। आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी अरुण जी, इसके बाद उस पर आराम से विश्लेषण करेंगे जरा। जी हाँ, तो बागेश्वर का रण पूरा हुआ जीत का प्रण, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और चर्चा इसी पर कर रहे हैं और अनुज शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे हम यहाँ पर। अनुज जी देखिए, ये विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं उत्तराखंड की सिर्फ बात करूं तो बीजेपी ने जो जीत हासिल की, देखिए ये सिंपैथी वोट था, ये साफ समझ में आया क्योंकि कांग्रेस महज 2810 वोट से पीछे रह गई। एक ठीक ठाक मार्जिन था, और ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी था, क्योंकि कांग्रेस अगर सिंपैथी वोट नहीं होता तो शायद कांग्रेस जीत सकती थी, ये भी कयास है। लेकिन ये जो धन बल और शक्ति प्रदर्शन, गुंडागर्दी, दादागिरी और ये जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूँगी। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में क्या इसको लेकर बीजेपी को आश्वस्त होना चाहिए? और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, बीजेपी, कांग्रेस और नोटा, हम नोटा को इग्नोर नहीं कर सकते। अन्य जो दल हैं वो नोटा से भी कम वोट में हैं, तो ये भी सोचने का विषय है कि नोटा पर भी लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अन्य पार्टियों पर तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। इस पर क्या आपने अभी तक विश्लेषण किया है? जी, मुझे लगता है कि एक तो आपको अपने डाटा करेक्ट करने की जरूरत है। जो बीजेपी को मिले हैं वोट, पार्वती दास को वो 3428 वोट मिले। कांग्रेस के बसंत कुमार को 34,028 वोट उनको मिले हैं। बीजेपी के बसंत कुमार को 31,539 वोट। माफ कीजिएगा अरुण शर्मा जी, माफ कीजिएगा अरुण शर्मा जी, मुझे जो डाटा अभी राजेश जी ने ही मुझे भेजा है, और ये डेटा जो है वो है पार्वती दास जी ने 32,192 वोट कलेक्ट किए हैं। बसंत कुमार जी ने पोस्टल बैलेट नहीं जुड़े थे, मैं पोस्टल बैलेट को जोड़ने नहीं, इसमें से साफ लिखा हुआ है ईवीएम प्लस पोस्टल अपडेट। 33,200। अच्छा, मेरे पास 33,242 है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम वो छोड़ दें, उस बहस को छोड़ दें। निश्चित तौर पर देखिए, नोटा जो मेरे पास डाटा है 1282 वोट का, मुझे 1214 का है, मेरे पास 1282 का है पोस्टल को मिला के। और इसमें यूकेडी को मिले हैं 876, समाजवादी पार्टी को मिले हैं 648, और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को मिले हैं 273। मीन्स ये तीनों पार्टियां नोटा से भी कम रही हैं। आपकी और मेरी लगभग बात बराबर है। ये नोटा से कम रही है। और दूसरी चीज, निश्चित तौर पर जिस उम्मीद के साथ भाजपा ने ये चुनाव लड़ा था, सिंपैथी भी थी, सत्ता भी थी, बाई इलेक्शन भी था, और ये माना जाता है कि बाई इलेक्शन सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है। जैसे त्रिपुरा की 2 सीटें भाजपा को मिली हैं, जिसमें से एक तो इंडिया का वो कैंडिडेट हार गया त्रिपुरा में जो वहां मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, वो बाई इलेक्शन में हार गया। अब आप दूसरी चीज, अब हर जगह लगभग
सत्ताधारी दल को मिल रही है, जैसे वो बंगाल की बात कर रहे हैं या झारखंड की बात कर रहे हैं या और जगह की हम बात कर रहे हैं। यूपी में सपा, हाँ सपा को मिली है। देखिए वो एक, क्योंकि वो दारा सिंह चौहान वहां से कूद के बीजेपी में आए थे, तो वो फर्क पड़ा है। तो देखिए, तो ये बीजेपी के लिए बहुत निश्चित तौर पर जीत होती है, चाहे वो एक वोट से हो, लेकिन उम्मीद इससे कहीं ज्यादा थी कि इससे ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ये हार भी उत्साहवर्धक है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने वोट उनको मिल जाएंगे। इसलिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, मैं लोकसभा चुनाव की बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो बात का विषय है, विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा को कड़ी चुनौती विपक्षी दलों से मिलने जा रही है निकट भविष्य में, भले ही वो चुनाव 3.5 साल या 4.25 साल बाद हो। दूसरी चीज, देखिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव हमेशा अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। तो दोनों में परिस्थितियों का अंतर होता है। और इसके बाद, क्योंकि आज सितंबर है, इनकी बात कर रहे हैं हम, 8 सितंबर है आज, और नवंबर में हमें स्थानीय निकाय चुनाव में जाना है। तो ये चुनाव निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए कड़े संघर्ष की चुनौती देने वाले साबित हो रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। और क्योंकि विपक्षियों का एक गठबंधन बन गया है और भाजपा के पास इस प्रदेश में, अगर हम उस गठबंधन की बात करें तो इस प्रदेश में कोई सहयोगी नहीं है, लेकिन विपक्षी अगर हम बात करें तो कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, ये कहीं ना कहीं एक खेमे में है। तो अगर हम इनकी बात करें आज की परिस्थिति में, अगर हम बात करें तो बीजेपी यहाँ अकेले है। और निश्चित तौर पर बीजेपी को आने वाले समय में अपने को और ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि वो जनता से जुड़े मुद्दों का बेहतर तरीके से समाधान करना चाहती है। मैं पिछली बार के चुनाव की, कई बार हम डिबेट में बात कर चुके हैं कि पिछली बार का जो चुनाव कांग्रेस हारी थी, तो बीजेपी की बहुत बड़ी खासियतों की वजह से नहीं हारी थी, कांग्रेस के अपने अंतर विरोधों के चलते, अपनी अंतर कलह के चलते कांग्रेस उस चुनाव को हारी थी। तो ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में और चिंतन मनन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना शुरू भी कर चुकी होगी, क्योंकि जहां अन्य पार्टियां अभी ठीकरा फोड़ने में लगी हुई हैं कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी ये एनालिसिस करने लग गई होगी कि आखिर इतने कम वोट कैसे मिले हैं। और बीजेपी की यही खासियत रही है। लेकिन मैं यहाँ पर नोटा की भी बात कर रही थी कि नोटा पर भी फोकस करना फिर जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए अब 3 पार्टियों के जो वोट है वो नोटा से कम है। अगर हम टोटल बात करें तो बात अलग है, अलग अलग बात करें तो नोटा से कम है, मतलब लगभग 450 वोट कम मिले हैं यूकेडी को। और देखिए एक बार फिर से जनता ने ये साफ कर दिया है कि इस प्रदेश में यूकेडी कोई विकल्प नहीं हो सकती जी, ये साबित कर दिया है। आप कितने भी दावे कर लीजिए। आज मैंने अरुण जी यूकेडी के प्रवक्ता से शुरुआत इसीलिए की क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से आप इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि यूकेडी के प्रवक्ता बार बार इस बात को कहते थे कि एंकर उन्हें टाइम नहीं देता, उनसे बातचीत नहीं करता, उनको समय कम दिया जाता है। हालांकि ऐसा मैं करती नहीं हूं अमूमन, लेकिन ऐसा उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था। लेकिन आज ये परिणाम आने के बाद मैंने यूकेडी से सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यूकेडी लगातार इस बात को कह रही थी कि हम चिंतन मनन भी कर रहे हैं, हम बहुत प्रमुखता के साथ मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में है। बागेश्वर में चंदन रामदास जी ने कोई काम नहीं किया, हम इन तमाम कामों को लेकर जनता के बीच में है। तमाम बातें, तमाम चीजें जो अन्य राजनीतिक दल भी अमूमन करते हैं, लेकिन यूकेडी की तरफ से ज्यादा था। उसके बावजूद भी 800 कुछ वोट पाए हैं यूकेडी ने। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें अभी और मेहनत करनी है, विकल्प के तौर पर नहीं देख सकते। अब आप देखिए ना, यूकेडी के जो संस्थापकों में से लोग हैं, जो खांटी यूकेडी के नेता है, वो मैक्सिमम जो है वो कुमाऊं से है। चाहे वो आप काशी सिंह हरी को ले लीजिए, डॉक्टर नारायण जंतवाल को ले लीजिए, विपिन त्रिपाठी चले गए, लेकिन पुष्पेश त्रिपाठी आज भी यूकेडी की राजनीति कर रहे हैं। और तमाम नेता वो सारे के सारे कुमाऊं से बिलोंग करते हैं। गढ़वाल के कम लोग हैं, और गढ़वाल के जो लोग रहे वो जाके गढ़वाल या कुमाऊं, मैं जो भी कहूंगा कि वो जाके सीधे सीधे सत्ताधारी दलों की गोद में जाके बैठ गए। क्या यूपी में आप प्रदेश के अंदर भले ही
उत्तराखंड में आके आप मुलायम सिंह का विरोध करते हो, लेकिन यूपी के अंदर आप जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ गए। उसी तरह पहले चुनाव में उत्तराखंड के अंदर नरेंद्र तिवारी की गोद में बैठ गए, जबकि आपके 4 विधायक थे उस टाइम। अगले चुनाव में आप बीजेपी की गोद में बैठ गए, आपका दिवाकर भट्ट वहां मंत्री बन गया। उसके बाद यही जनता में ये जो संघर्ष की विश्वसनीयता थी धीरे-धीरे कम होती चली गई, और उसके बाद आप देख लीजिए आज यूकेडी का नाम लेवा नहीं है। जब यूकेडी का एकमात्र विधायक पिछली विधानसभा में मंत्री था, आज वो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, बीजेपी का मेंबर है। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए। ठीक है अरुण जी, मैं वापस आऊंगी। बिष्ट साहब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी, मैं कह रहा था देखिए, चुनाव हम लोग जो समझते हैं वो क्षेत्रीय जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने वाला चुनाव हम एक माध्यम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अभी तक मैं जैसे बीजेपी के साथियों को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चंदन रामदास जी के जो रुके हुए काम थे उनको श्रीमती पार्वती दास जी आगे बढ़ाई। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं इस बात से कि एक व्यक्ति कैबिनेट में होके जिस प्रकार के काम अपनी विधानसभा में या प्रदेश में कर सकता है, क्या पार्वती दास जी को भी कैबिनेट का रैंक मिलेगा कि वो उनके रुके हुए कामों को करवा सके? पहली प्रायोरिटी। दूसरा, मैं ये समझ के चलता हूँ जो ये चुनाव हुआ ये 2 मुद्दों पे हुआ। एक, जनता इस तरीके से सोचती है चुनाव को कि यार व्यक्ति जो था उसके परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति होती है, इमोशनल वोट होता है, ये तो एक कैडर हो गया वोट करने वाला। दूसरा, जिसकी सत्ता होती है जनता ये सोचती है कि यार सत्ता तो इनकी, अगर यहाँ कोई और पार्टी का विधायक बन जाएगा तो जो काम थोड़े बहुत हो रहे वो भी नहीं हो पाएंगे। तो जनता का रुख क्या करता है? रूलिंग पार्टी की तरफ होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी ये था कि जो जनता इस समय बागेश्वर की जिस भी तरीके से अपनी विधानसभा की आवाज को विधानसभा तक भेजना चाह रही है, वो अब किस माध्यम से भेजेगी? अभी मैंने कुछ वीडियो पार्वती जी की देखी है, किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं है मेरे को कि इसको ये समझा जाए कि अपमान किया जा रहा है। अगर मेरे शब्द गलत हो तो कृपया उसे माफ कीजिएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पार्वती दास जी को शोक हुआ है, जिस तरीके से पार्वती दास जी जगह जगह जब मीटिंग्स में गई तो उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया, रोने लग गई। क्या जनता की आवाज उठाने के लिए भी अगर वो विधानसभा में रोने लग गई तो जनता की आवाज कैसे उठेगी वहां पे? जनता की जो मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए विधायक चुना जाता है वो कैसे कही जाएंगी वहां पे? तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि किसी प्रकार से अगर हम किसी काबिल आदमी को विधानसभा नहीं भेजेंगे तो ये अपने आप में किसी जो जनता का जो मैंडेट है किसी भी पार्टी के प्रति वो खराब हो जाता है। उस मैंडेट नहीं, लेकिन ये मानना पड़ेगा राजेश जी कि आपके बसंत कुमार जी जब आम आदमी पार्टी में थे, बसंत कुमार जी खुद में एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर मुझे लगता है निकल कर सामने आए। भले ही वो अब कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन आप उनको सहेज नहीं पाए। सहेज लेते तो शायद फायदा हो जाता आम आदमी पार्टी को। मैंने बसंत जी के आंसू नहीं देखे। मैं आपको बता देता हूँ, मधु भट्ट जी रुकिए जरा, एक चीज तय हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरा देश देख रहा है और उसके नतीजे जो आ रहे हैं ये आपके सामने, कि एक कांग्रेस का प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहा था 2022 का तो 20,000 वोट लाता है, एक गठबंधन बनता है और वहीं पे चुनाव का जो परसेंटेज होता है वो सीधे 12,000 वोट बढ़कर आ जाता है। ये अपने आप में ये अंदाजा आप लगा लीजिए कि लोग गठबंधन को पसंद करते हैं। बीजेपी की कार्यशैली, मोदी जी के जो ये विजन की बात करते हैं उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको कोई नहीं समझ रहा है, क्योंकि सिर्फ वो जुमलेबाजी से ज्यादा हमें ये मानना होगा कहीं ना कहीं कि लोग काम चाहते हैं। अगर वो काबिल व्यक्ति को विधानसभा नहीं भेजेंगे तो आप ये मान के चलिए वो आवाज दबी की दबी रहेगी, क्षेत्र पिछड़ जाएगा और ऐसे व्यक्ति को विधानसभा जाने का कोई फायदा नहीं। वतन जी काबिल आदमी, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। कोई बात नहीं। रस्तोगी साहब, सवाल ये है कि भाई जैसे कि मैंने अभी कहा कि बीजेपी तो चिंतन मनन भी करना शुरू कर दी होगी कि हम आखिर इतना कम वोट कैसे लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने क्या हार पर मंथन चिंतन शुरू किया है? जैसा कि अभी निकाय चुनाव का जिक्र अरुण शर्मा जी कर रहे थे कि अब वो भी आपके सामने है और निकाय चुनाव कहीं ना कहीं दशा दिशा को भी तय करेगा। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है, पूरा विचार कर रही है कांग्रेस। अंदरूनी कलह पर मंथन ज्यादा जरूरी है, वैसे स्वीकार कर ले पहले कांग्रेस, यही बहुत बड़ी बात है। मंथन शुरू कर लिया है, हमारी हार हुई है, करीब से हार हुई है और इनकी बेईमानी से हार हुई है। हमारा चिंतन ना राजेश जी देखिए, ये नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो मतलब मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ। नहीं देखिए राजेश जी, बस यही आप बात खाते हैं।
कि इनकी वजह से हार हुई है। वजह कोई नहीं होता, हमें खुद पर काम करना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद अपने एजेंडों को मजबूत करना चाहिए, अपनी अंदरूनी कलह को शांत करना चाहिए, तो चीजें बेहतर हो सकती है। देखिए, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले भी 3 उंगलियां खुद पर ही होती हैं, तो अपने गिरबान भी तो हम झांक कर देखें जरा। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल कोई सबने मिलकर के चुनाव लड़ा है। सब कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है। हमें हार मिली है, हमें ये हार स्वीकार है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वहां चुनाव मैदान में अपना हथकंडा सत्ता पक्ष का आजमाया है, वो सबने देखा है। दादागिरी का डंका, पुलिस का उत्पीड़न, समय समय पर चुनाव आयोग को शिकायत, और इस हार से हमने सबक भी सीखा है, बहुत नजदीकी से हुई है। आने वाले समय में इन सब चीजों को दूर करेंगे और मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे, और जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी महागठबंधन के साथ मजबूती से उतरेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखो धीरे धीरे क्या होता है। ये जो कम मार्जिन हुआ है, कम मार्जिन से जीत हुई है, ये मोदी जी की हुई है, उत्तराखंड सरकार की हुई है। ये करें समीक्षा भाजपा वाले, ये दादागिरी से चुनाव जीते हैं, बेईमानी से चुनाव जीते हैं। हमारे लोगों को तो प्रचार तक नहीं करने दिया गया, उसकी शिकायतें हैं सब चुनाव आयोग के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों से उबर करके कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी लीडरशिप ने मजबूती के साथ चुनाव में काम किया है, और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है, हुआ है। और आने वाले समय में हम जीत भी हासिल करेंगे और जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। ठीक है, अनिल थप्पे आ जाए। अरे मैम, यशी जी, मेरा बड़ा अफसोस होता है शर्मा जी से। शर्मा जी को यूपीडी से इतनी आपत्ति। अनिल जी, क्या चीज बोला? आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था शर्मा जी से मुझे एक चीज का अफसोस है। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और एनालिसिस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यूकेडी का एनालिसिस उन्होंने शायद मेरे पिछले स्पीच में, डिबेट्स में भी, इसमें भी सुना नहीं होगा कि यूकेडी जो पिछली थी 17 को हमारा अब अधिवेशन है, नई कार्यकारिणी, नए अध्यक्ष, नई सारी चीजों को नए सिरे से हम कर रहे हैं। जो ये उपचुनाव था, ये तत्काल प्रभाव से हमें करना पड़ा। जहां तक आप विकल्प की बात करते हैं तो यूकेडी में आप आज अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आप शर्मा जी को बोल रहा हूं मैं, यूकेडी 2024 और 2027 ये एकमात्र विकल्प उत्तराखंड के पास रहेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष कुमाऊं के हैं, उपाध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष वहां के हैं, गढ़वाल के जो लोग थे वो चले गए। ये ऐसा यहाँ गढ़वाल क्षेत्रवाद एक क्षेत्रवाद करने के लिए यूकेडी नहीं है। हमारे लिए गढ़वाल भी उतना ही है, कुमाऊं भी उतना ही है। रहा सवाल हार जीत का, और जो हम अपनी वो भी नहीं कर पाए वहां पर हमारा प्रत्याशी, उसका मैंने आपको अपनी कमजोरियां बता दी हैं जो पिछली रही इतिहास की। वो आपने गलत नहीं कहा कि आपसी समन्वय न होने के कारण, ये कुछ न कुछ पार्टी के अंदरूनी मामले होने के कारण वहां कुछ न कुछ कमियां रही हैं, संसाधनों की कमियां रही हैं, धन बल। मैंने कहा ना, किसी भी दल चलाने के लिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी भी दल को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है: दल संख्या, बल संख्या और लास्ट में धन संख्या। तो तीनों में परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अब हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां रही हो। जहां तक रही बात गठबंधन की या किसी उसमें, तो यूकेडी मैं आज कहता हूं और केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं, मेरी जगह कोई दूसरा ही बैठेगा वो यही कहेगा कि हम एक विकल्प हैं उत्तराखंड में आने वाले 2027 और 2024 के लिए। आप ये मत सोचिए कि यूकेडी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। इस उपचुनाव ये बहुत बड़ा वो नहीं था, ये सिंपैथी कार्ड था, ये परिवारवाद था। इन्होंने हमेशा विपक्ष को बोला है कि कांग्रेस को मैं विशेष कर कहूं कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। अरे तो आप में इतना दम था तो आपने किसी दूसरे को क्यों नहीं उतारा? तब मानते ना हम, आप एनालिसिस करते हैं शर्मा जी, आप इस चीज को बता दीजिए, उसकी जगह किसी दूसरे को उतारते ना। आज मैं तो बधाई कांग्रेस के प्रत्याशी को भी दूंगा, बीजेपी को तो दिया मैंने, और मधु भट्ट जी को स्पेशल है, लेकिन आपको मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को भी दूंगा जिसने इतने बड़े दल और इतने साम दंड वेद धल बल बहुबल और सब जितने मापदंड थे उन सबको पार करने के बाद भी, और वो इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ नियरिस्ट रहा है। महाराज पत्रकार साहब, ये भी तो देखिए, आप यूकेडी की लेके चले गए। हाँ, आनंद जी मैं आऊंगी। ठीक है, मधु भट्ट जी
जी देखिए यासी जी बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जो हारे हुए हैं मैं उनकी मानसिकता समझ सकती हूँ कि आज उनका किस प्रकार से मानसिक संतुलन उनका किस प्रकार से सोच रहे हैं। हमारा एक नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ, कांग्रेस की बात कर रही हूँ। सबकी। नहीं वो होता है क्या होता है देखिए ऐसा नहीं है। कभी कभी मैंने कहा ना कि कभी कभी आरोप प्रत्यारोप लगना अच्छा लगता है, लेकिन आप एक दल को विशेष करके टारगेट करें कि यूकेडी या कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, आपने हमारे मुंह से डिबेट में सुना कभी? नहीं मैं इस समय यूकेडी की बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। आपकी जीत की बात तो आप भली भांति जानते हैं कि वहां पे जीत एक आपके पास सिम कार्ड था, सिंपैथी कार्ड था, उसका कारण रहा है। और परिवारवाद सबसे ज्यादा आपने उपचुनाव से, और इसको लोकसभा चुनाव से न जोड़िए आप। यासी जी अब क्या कहेंगे आप? अनिल थपलियाल जी, मुझे अनिल थपलियाल जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। अनिल थपलियाल जी प्लीज। मधु भट्ट जी। देखिए यासी जी बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस का अगर कांग्रेस कहती है, देखिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनके जो प्रत्याशी थे बसंत कुमार जी, जो इसमें ठीक है, जब चुनाव में गए जिस प्रकार से उन्होंने जनता से एक बहुत ही जो उनकी जो अपील थी, जिस तरीके के एक राजनीति में हथकंडे अपनाए, ये कांग्रेस बहुत पुरानी जो है वो अच्छे तरह से जानती है कि किस प्रकार से उनको जनता के बीच में साम दाम दंड भेद, और जहां तक इमोशनल कार्ड की बात है, सबसे ज्यादा इमोशनल कार्ड तो उन्होंने खेलने का प्रयास किया उन्होंने, और मुझे लगता है कि उसका उनको फायदा भी मिला। और दूसरी तरीके का इमोशनल कार्ड था, जरा बताएंगे मधु भट्ट जी? इमोशनल कार्ड खेलने के लिए तो आपके पास कैंडिडेट भी था, आपके पास तो कैंडिडेट भी था, इनके पास कौन सा कैंडिडेट था जिसको लेकर इन्होंने इमोशनल कार्ड खेल दिया? क्या बोल रही हैं आप जी? जिस प्रकार से उन्होंने एक मार्मिक अपील की कि बस मेरा ये आखिरी चुनाव है, अब जिस प्रकार से उन्होंने जनता के बीच में गई, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अरे अभी राजेश बिष्ट जी कह रहे थे कि वो जा के जनता के पास पार्वती जी भी रो रही थी। अब हम इसे किस तरीके से ले? देखिए जिस स्त्री का पति चला गया हो, कैसी बातें कर रहे हैं यासी जी? जिस स्त्री का पति चला गया हो और जिस व्यक्ति का राजनीतिक करियर दांव पर लगा हो, और जिस व्यक्ति का राजनीतिक करियर दांव पर लगा हो, देखिए बहुत गहरी संवेदनाएं, नहीं बहुत गहरी संवेदनाएं है मेरी पार्वती दास जी के प्रति। सुनिए मेरी बात मधु भट्ट जी सुनिए मेरी बात। देखिए जिस व्यक्ति का, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सही हैं तो कांग्रेस भी सही है अपनी जगह। ये आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि नहीं कांग्रेस सिंपैथी कार्ड नहीं कह सकती, सारे कार्ड खेलने का हक आपको है। हमारा जो है इतना कर्मठ योग्य प्रत्याशी गया है, ये अरुण शर्मा जी दुर्भाग्य होता है जब किसी ने स्त्री का पति चला जाता है। वो रोएगी नहीं क्या कि सिंपैथी कार्ड से बीजेपी खेल सकती है? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका राजनीतिक करियर दांव पर लगा है, वो किस तरीके से वोट अपील कर रहा है, क्या इस पर भी अब जजमेंट चलेगा? एक साथ कर रही है, किसी का जीवन चला गया और कैरियर की बात कर रही है, कैरियर चला गया। देखिए मधु भट्ट जी मेरा पार्वती दास जी के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। किसी का पति चला गया, ये बात मैं समझ सकती हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ। उनके आंसू, अगर उनके आंसू आ रहे हैं और अगर किसी दूसरे व्यक्ति के किसी और कारणों की वजह से आ रहे हैं, तो आंसू में फर्क क्यों कर रही हैं आप? हाँ बिष्ट साहब फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। बिष्ट साहब जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। राजेश बिष्ट जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ यशी जी, अगर वो शोक वाली स्थिति में थी तो उनको जरूर था कि चुनाव में आपको दौड़ा के पूरे बागेश्वर में उन्हें शोक की स्थिति में रहने देते, आप उन्हें रहने देते घर में शोक की स्थिति में। अब आप कह रहे हैं शोक की स्थिति में नहीं आपको किस बात की परेशानी, आपको क्या परेशानी है? ठीक है अरुण शर्मा जी अपनी बात को पूरा करिए आप प्लीज। बिष्ट साहब समय की कमी है, समझिए। अरुण जी हाँ जी, बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। अरुण शर्मा जी हाँ बिष्ट साहब देखिए दोनों चीजें हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी ने सिंपैथी कार्ड खेला, ये तो सबके सामने है, क्योंकि उन्होंने चंदन रामदास जी के बाद निश्चित तौर पर चंदन रामदास जी बहुत बढ़िया उम्मीदवार थे और बहुत कर्मठ नेता थे और सज्जन भी थे। देखिए मैं सज्जन शब्द इसलिए प्रयोग करता हूं कि मैंने राजनीति में बहुत लोगों को देखा और लेकिन
जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आम आदमी पार्टी से जो आयातित किए गए थे बसंत कुमार जी, उन्होंने भी जमकर इसका दोहन किया और जनता के बीच में लगभग हर पब्लिक मीटिंग में वो रोए और कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, बस इस बार मेरा बेड़ा पार कर दो। ये तो सही बात है, इससे कोई दो राय नहीं। और देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में सब कुछ जायज होता है। जिसको रोना है वो रोए, जिसको हंसना है वो हंसे। हमने तो तिवारी जी को 5 साल में 20 बार रोते हुए देखा जब वो पब्लिक मीटिंगों में होते थे। ठीक है अरुण जी, देखिए अब हमें निकाय चुनाव की तरफ फोकस करना है। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर उपचुनाव की, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी 2800 कुछ वोटों से हार का सामना कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें करना पड़ा। तो ऐसे में सवाल है कि चिंतन मनन की जरूरत सभी राजनीतिक दलों को है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।